कभी ना कभी, क्योंकि जो क्वेश्चन में से इन्होंने पूछा था मुझसे, जब मैं तुमको भेजूंगा अभी, वो तभी कर पाओगे जब इनका फॉर्मूला पता होगा। अगर इनका फॉर्मूला पता नहीं, तुम कुछ भी कर लो, सॉल्व नहीं हो सकता क्वेश्चन वाला। ठीक है? यस। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए आज हमारा जो मुद्दा है पढ़ने का, उसे बोलते हैं हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत करेंगे। पहला लॉ पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और द लॉ व्हिच डिफाइंस टेम्परेचर। इट डिफाइंस टेम्परेचर, थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट, इट डिफाइंस थर्मल इक्विलिब्रियम। थोड़ी बहुत कहानी सुनते हैं, है ना, और लिखते भी हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। जिन लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है उन्हें ये कहानी रिपीट लगेगी, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है। ठीक है? तो अगर मेरी कॉपी खोल के बैठे हुए हैं तो शायद आपको ये एग्जैक्टली सिमिलर लगे, ध्यान देना। लेकिन हम थोड़ा सा ग्रो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिलीट हो चुका है कुछ कुछ पार्ट, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट ट्रांसफर, एंड हीट ट्रांसफर वर्ड भी डाला गया है उन्होंने, यानी पूरा चैप्टर ही उड़ा दिया है इन्होंने। इस बार 11th से ये पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। लेकिन ये बहुत ही बड़ा अन्याय है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम ये मान के चलो इस पर कम से कम एक नहीं तो दो क्वेश्चन, दो थर्मोडायनेमिक्स। वैसे तो मेरी इसमें वो है, मास्टर है इसमें मेरा, इसी चीज में, डायनेमिक्स। ओके, इस थर्मोडायनेमिक्स में एक मेरा इंटरनेशनल पेटेंट है, होता है ना, इंडियन नहीं, इंटरनेशनली पेटेंट भी मिलते हैं। तो मेरे को मिला था मेरे एमटेक के प्रोजेक्ट के लिए। तो सही मटेरियल है, तो मैं समझ में नहीं आया क्या किया मैंने, बट यस, इट इज सच मतलब वेरी क्लोज टू माय, मतलब कहते हैं ना, मेरी जिंदगी से बहुत क्लोज सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो तुम, फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। कुछ कुछ बातें हैं इसमें, अगर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये लाइफ में बहुत सारी चीजें सिखाता है। जैसे कि मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा अभी, उसका आंसर नहीं दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, में कड़कड़ाती हुई ठंड हो रही है, सुबह 4 बजे आप उठे, आपको घर से बाहर निकाल दिया, जाओ बेटा टहल के आओ। तुमने अच्छा सर ठीक है, टहलने गए, पी ब्लॉक में पहुंचे, वहां देखा है पार्क है, पार्क में मस्त 2 चेयर पड़ी हैं, इन्होंने तकिया वकिया तो जरूरत नहीं थी, वहां सोना तो है ही, इनको दौड़ने भागने में कोई मतलब नहीं है। ये गए और चेयर पर लेटने लगे। ठंड का टाइम है, 2 चेयर अवेलेबल है, एक चेयर लकड़ी की है और एक चेयर लोहे की है। ये क्वेश्चन बहुत ही फालतू है, कई सारे क्लास 12 वाले ऑलरेडी ये क्वेश्चन अच्छे से जानते हैं, तो प्लीज वो आंसर नहीं करेंगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप किस चेयर पर बैठना पसंद करेंगे और क्यों, लकड़ी की चेयर पे या लोहे की चेयर पे? ठंड का मौसम है, खतरनाक ठंड हो रही है। लोहे की चेयर। लकड़ी की चेयर पे। चेयर वाला कौन है? लकड़ी। बैठ के देखियो एक बार। लकड़ी। सर वो जल्दी गर्म हो जाएगी ना। हाँ, रोनित ने दिमाग सही लगाया, लेकिन ठंड तो बहुत, ठंडी तो बहुत होगी दादा, है ना? बट ठीक है, योर पॉइंट इज करेक्ट कि भाई, पहली बात तो रोनित क्यों बोल रहा है लकड़ी की चेयर या लोहे की चेयर? क्या दोनों में टेम्परेचर में कोई डिफरेंस है? कौन ज्यादा ठंडी है? नहीं। बोलिए मत। क्या दोनों में से किसका टेम्परेचर ज्यादा है, वुड का या कि आयरन का? दोनों का इक्वल होगा। सच्ची? नहीं सर, वो आयरन का होगा ज्यादा। आयरन का टेम्परेचर कम होगा। अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं आयरन का ज्यादा कम होगा? ज्यादा तो नहीं होगा, ठंडा ना हो। कम कितने लोग बोल रहे हैं कि हाँ, अबे हाथ ऊपर करो बे, कम होगा? तू ऐसे हाथ ऊपर कर रही। आयरन की चेयर का टेम्परेचर कम होगा कि वुड की चेयर का टेम्परेचर कम होगा? आयरन का कम होगा। सर आयरन का कम होगा। आयरन का कम होगा। अच्छा, कहाँ रखी है? कहाँ रखी है? दोनों में इक्वल बाहर? होगा। सर तो वही तो सर मैं कह रही थी वैसे। खुद ही पढ़ा लेंगे आज हमें सब आता है खुशी। वेरी गुड, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसीलिए तुम्हें सब आता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सर वुड एब्जॉर्ब नहीं, मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने फिर भी सर मैं तुक्का मार दिया। हाँ सर, टेम्परेचर तो सेम होगा सर, टेम्परेचर सेम होता है। साला लोहे, अबे कोई थोड़ा ना शंकर जी बैठे, अरे लोहे वाली सीट का टेम्परेचर मैं कम रखूंगा और वुड वाली सीट का टेम्परेचर ज्यादा रखूंगा। अबे भगवान ऐसा नहीं करता कि ये तुम लोहे हो तुम वुड हो, तुम दोनों एम्बिएंट टेम्परेचर पे हो। जो इस समय 4 डिग्री सेल्सियस है, कड़कड़ाती हुई ठंड है, तो तुम दोनों का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो साला लोहा छूने में ठंडा क्यों लगता है? बोला था सर, जबकि मैंने पढ़ भी नहीं रखा। हाँ अनन्या, तू आप बता, लोहा छूने में ठंडा क्यों लगता है अगर वो ठंडा नहीं है तो? सर बस इसके लिए पढ़ना जरूरी था, ये नहीं बता। हाँ, ये खेल है हीट का। अब साला हीट क्या है? हीट इज ऑल्सो एनर्जी
but which is moving. Heat is energy in transit. इसका डेफिनेशन ऐसे बोला जाता है, इट इज अ प्रोसेस रादर. हम पढ़ते ऐसे हैं कि हीट हो गई, हीट बढ़ गई, हीट घट गई, बट बेसिकली हीट बढ़ना घटना मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोसेस. हीट इज नॉट अ क्वांटिटी, इट इज अ प्रोसेस. हीट इज बेसिकली एनर्जी, वो एनर्जी जो टहल रही है, ट्रांजिट में है. और लोहे से वो एनर्जी जल्दी टहल पाती है क्योंकि हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ आयरन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू वुड. इसीलिए जब तुम लोहे को छूते हो, लोहा बोलता है मैं बहुत ठंडा हूं. तो मुझे कहीं से गर्मी मिल जाए, अच्छा ये बॉडी जो आई है इसका टेम्परेचर तो बॉडी टेम्परेचर पे होगा जो कि ज्यादा होती है, तो वो तुम्हारे हाथ से हीट को जल्दी खींचेगा. जल्दी खींचेगा तो तुम्हें ज्यादा ठंडा लगेगा. जब तुम समझने वाली बात है कि तुम एक ठंडी चीज को छूते हो तो तुम्हें ठंडा लगता क्यों है? इसलिए नहीं कि ठंडी है भाई साहब, इसलिए क्योंकि तुम गर्म हो. और तुम गर्म हो जब तुम आइस को या लोहे को किसी छूते हो तो आइस बोलती है भाई साहब टेम्परेचर इसका ज्यादा मेरा कम, तो चलो हीट ट्रांसफर विल ऑलवेज टेक फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. तुम्हारी बॉडी से एनर्जी जाएगी, और तुम्हारी बॉडी से एनर्जी जाएगी, तुम्हें लगा एनर्जी कमी हो रही है, ठंडी लग रही है. समझ में आया कि नहीं आया ये कॉन्सेप्ट? यस सर. सुनने में जितना आसान उतना ही इंपॉर्टेंट. हमारे यहाँ अब हम सुन लो बेटा, अगर मैं देख जितना मुझे ऐसा नहीं है कि मैं इसमें पढ़ के बोलूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं भले ही बोलूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्लासिकल एग्जांपल्स होंगे जो मैं तुमसे से डिस्कस करूंगा. फॉर एग्जांपल, कितने लोगों ने मटके में पानी, मटका जानते हो ना? Yes, sir. हाँ सर. हम तो गाँव में हमारे यहाँ मटका बोलते हैं. तो उसमें ठंडा लगता है पानी, मस्त. Yes, sir. मीठा भी होता है. बढ़िया होता है. ठंडा क्यों होता है? मटका क्यों होता है? सवाल है, बताओ इनको. सुराही का नाम सुना है? घड़ा. Yes, sir. घड़ा. घड़े की कहानी सुनी है? तो घड़ा रखा रहता है. यस सर. काहे उसके अंदर पानी ठंडा कैसे होता है? उसके अंदर कौन सा वो लगा हुआ है? क्योंकि उसमें पोर्स होता है ना सर, क्योंकि उसमें पोर्स होता है ना, तो इस वजह से. तो उसमें उस फोर्स की वजह से इवापोरेशन होता Sir, है, तो यस सर. इवापोरेशन के लिए हीट रिक्वायर्ड होती है. वो हीट यस सर. लेता है पानी से, इसलिए पानी ठंडा होता है. हाँ सर, सेम मैंने भी यही बोलना क्या था. बात है, खुशी. मैं भी यही कह रहा था सर. सब पढ़ रखा है. थैंक यू. हाँ, सब पढ़ रखा. वेरी गुड. अब ध्यान सुन, जो मटका है उसमें पोर्स होते हैं. पोर्स से पानी राइज करता है, जब बाहर पहुंचता है तो बोलता है भाई काश मैं वेपर बन पाता और चला आता, और भाई साहब मैं इस घड़े से आजाद हो जाता. बोला ठीक है, तुम्हें वेपर बनना है तो तुम्हें हीट चाहिए. बोलता मैं हीट कहां से लाऊं? बोलता इस पानी से ले लेता हूं. अपने दोस्त से ले ली हीट और मैं भाग गया. जब मैं हीट लूंगा इस पानी जो कंटेंट है, क्या उसकी एनर्जी घटेगी? ठंडा हो जाएगा. Yes. इसीलिए होता है जब पसीना आता है ठंडा लगता है, गर्मी लगती है. ठंडा. लेकिन साला पसीना आता तो गर्मी में, सर जब ठंडा. पसीना आता है तो ठंडी लगती है. ठंडा लग. तो क्यों आता है पसीना? वो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है ठंडा. हाँ, body बड़ी को जल्दी ठंडा साला ये पागल है, वो ऐसा कुछ काम कर रहा है जिससे मेरी बॉडी को टेम्परेचर बढ़ रहा है. टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए. द कोर टेम्परेचर मस्ट रिमेन समवेयर बिटवीन कितना 98 डिग्री सेल्सियस है ना. 97 डिग्री सेल्सियस. तो आप जब चेक करते हो तो आता 98 बुखार हो गया. वो फ़ारेनहाइट है सर. 98 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारे कान से वो निकलेगा वेपराइज्ड ब्लड. 98 डिग्री सेल्सियस पे तुम कभी भी नहीं आने वाले हो. 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है बच्चों. तो ये साला फ़ारेनहाइट क्या है? ये साला डिग्री क्या है? ये हम बात किसकी कर रहे हैं? टेम्परेचर क्या है? व्हाट इज टेम्परेचर? हम इसको पढ़ेंगे. तो थर्मोडायनेमिक्स में देयर आर 3 मेजर पार्ट्स. पहला पार्ट लिखो. देखिए, बंदे का नाम जानना चाहते हो? किस बंदे ने इस थर्मोडायनेमिक्स का जन्म दिया था? पता होगा, खुशी बता दे. लॉर्ड केल्विन. मेरी कॉपी ले लेके बैठी हुई है. हाँ सर हेडिंग का डालनी है. हाँ उसमें आपने कहा कि वाटर ट्राई करता है वेपर में कन्वर्ट होने के लिए. हाँ तो जो वाटर है पॉट में उससे हीट लेता है. हाँ तो वो वेपर बन के उड़ के नहीं जाता. उड़ जाता है. इसलिए जब सुराही में पानी रखेगा ना तो थोड़ी देर बाद पानी कम होता जाएगा, खत्म हो जाएगा. फिर प्लास्टिक की बोतल में रख दे और छोड़ दे, 100 साल बाद वहीं आओ, अगर प्लास्टिक की बोतल बंद है तो पानी मिलेगा, सील्ड है तो. लेकिन अगर वही सुराही में रख दिया, मटके में रख दिया पानी, और तुम चले गए, मर गए, और तुम्हारे 4 पुश्तों बाद किसने देखा कितना पानी बचा है, तो कोई पानी नहीं बचा होगा, क्योंकि सब कुछ इवेपोरेट हो चुका होगा तुम्हारी 4 पुश्तों बाद, मतलब अराउंड 100-400 ईयर्स बाद की बात कर रहा हूं मैं. बट यस, इट विल हैपन. ठीक है. तो लॉर्ड केल्विन भैया वो हैं जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स को प्रपोज किया. ये सब तो नहीं पूछते ना, पहले आता था ये सब चीजें. एम्स वगैरह में किसी में वो करंट अफेयर्स वो सब नहीं आता. चलो धन्यवाद, अच्छा हुआ. लॉर्ड केल्विन ने 1854 में बताया
कि भैया कुछ ऐसा है जिसका नाम थर्मोडायनेमिक्स है, एक सिलेबस, एक चैप्टर, एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट का नाम दिया उन्होंने, ठीक है। आगे लिखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ, सर हाँ सर थर्मो मतलब टेम्परेचर और डायनेमिक्स मतलब मोशन, उसका मोशन एक तरह से। यस एग्जैक्टली, ये सही बोल रही है। थर्मो मींस थर्मो मींस बेटा एनर्जी, टेम्परेचर नहीं। थर्मो मींस एनर्जी, डायनेमिक्स मतलब डायनेमिक्स। मोशन ऑफ एनर्जी हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, केटीजी, वो लिखवा रहा हूं, लिखो। थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन टू बॉडीज। लिखने की जरूरत नहीं है, तेरे पास तो मेंशन, तेरे पास अवेलेबल होगा ना, छोड़ दे। आगे सुन, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। पहला पार्ट फिर से बोल दो एक बार, बहुत जल्दी भाग रहा है। Thermodynamics is the study of energy transfer between two bodies. ठीक है जी। हाँ जी, अब ठीक है। It is thermodynamics is divided into 3 parts. पहला KTG, दूसरा temperature and heat transfer. heat transfer में भी कुछ बाइफर्केशंस हैं। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। 3 टाइप के हीट ट्रांसफर आपको आपके कोर्स में है, लेकिन बड़ी मजबूरी है कि एक कोर्स से हटा दिए गए रेडिएशन, इसलिए हम भी इसको उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से हटाए गए हैं। थ्योरी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे सारे के सारे, ठीक है। Then there is one more topic in heat transfer जिसको बोलते हैं कैलोरीमेट्री। स्पेलिंग क्या होती है कैलोरीमेट्री? CAL, कैलोरीमेट्री। जब लिखी रहे तो लिखी ले कि स्टार लगाना जरूरी है ना। अच्छे अच्छों को ये समझ में नहीं आता है, मैं मानता हूं इस बात को, ये बात मानती है ना रिया? खतरनाक होता है ये, हम करेंगे, लेकिन तेरे को एकदम ऐसा सीख लेंगे कि भाई साहब कोई भी क्वेश्चन आ जाए कैलोरीमेट्री का तो अपने आप कर लेगी, और आएगा जरूर, हर साल आता है, हर साल आता है, चाहे जेई मेंस हो, चाहे नीट हो, चाहे स्कूल का एग्जाम हो, क्योंकि कैलोरीमेट्री हटाया गया नहीं है। उन्होंने मेंशन ये नहीं किया है, उन्होंने 3-4 चीजें मेंशन की हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन हटा दिया गया, टेम्परेचर हटा दिया गया और हीट हटा दिया गया। मतलब उन्होंने कैलोरीमेट्री के बारे में कोई बात नहीं की है, तो मान के चलो कि भी हटाया नहीं गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट मुद्दा जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो ये हमने पढ़ लिया, अब हम ये पढ़ना चालू करेंगे। इसमें टेम्परेचर को आज हम खत्म कर देंगे और हीट ट्रांसफर को भी हम बेसिक्स हम समझ लेंगे। फिर आएगा तीसरा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो पता है इसमें कितने लॉ हैं? चलो बताओ, कौन बताएगा? हाउ मेनी थर्मोडायनेमिक्स के लॉ तेरे पास हैं? 13। 4 भी है? कौन बोला 4? इतने 3 ही है। कितने हैं? 3 है कि 4 है कि 2 है कि 3? सर 3। सर पहला तो एनर्जी कंजर्वेशन का है। फिर दूसरा? सर उसके तो पढ़ना पड़ेगा ना अरण्या बेटा। हाँ वो केमिस्ट्री का याद ना मेरे को तो। देखो पहली बात तो थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री की और फिजिक्स की काफी डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है। वहाँ केमिकल रिएक्शंस वगैरह के बारे में भी बात करनी पड़ती है। हम जो यहाँ बात करेंगे वहां पर कोई भी गैस आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी, ये मैं अभी से क्लियर कर दे रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री की और फिजिक्स की तो पूरी तरीके से अलग है, याद रहेगा। यस सर। लेकिन साला क्या बोले, law of thermodynamics there are 3 laws, 0, 1, 2, there is one fourth law also is there, third law जिसे कहते हैं, लेकिन हमें वो पढ़ना नहीं है। 0, 1, 2 पहले लॉ कौन सा पता ढूंढा गया? फर्स्ट लॉ। और फिर साला 0, फिर से एक और लॉ आया, बोला ये तो और बेसिक लॉ है, तो उसे हमने नाम दिया 0 लॉ। तो 0 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। 0th लॉ डिफाइन करता है टेम्परेचर, फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड सेकेंड लॉ डिफाइन करता है एक नई कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं एंट्रोपी। याद रहेगा जी? तो ये हमें पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकेंड लॉ इज एंट्रोपी या कॉन्सेप्ट, एंड एक और लॉ है 0th लॉ जो कि यहीं पर पढ़ना पड़ता है। कहां पर? जहां हम टेम्परेचर पढ़ते हैं, 0th लॉ। याद रहेगा बेटा? यस सर।
फर्स्ट लॉ पहले निकला था, जीरोथ लॉ बाद में आया था, इसलिए उसका नाम साले को सेकंड ना रखते हुए जीरो दिया गया। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने कहा शुरुआत करते हैं, ये आपका पूरा का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है। मान के चलो एक क्वेश्चन, मैं कंपटीशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो मान के चलो एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन कम से कम, और एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और दो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। मैंने आपको बता दिया इस साल अगर मैं नीट की बात करूं तो हर साल थर्मोडायनेमिक्स से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5। 5/45 इज 1/9, 1/9 इज अराउंड 10% से ज्यादा, 10% से ज्यादा तेरा जो कोर्स है वो थर्मोडायनेमिक्स का है। एंड द क्वेश्चंस आर नॉट इजी, दे आर मीडियम लेवल क्वेश्चंस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। उनमें से एक क्वेश्चन जो मैं यहां लिख रहा हूं वो हमेशा इससे आता है। किससे आता है? कैलोरीमेट्री। बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर हीट ट्रांसफर बिटवीन टू सब्सटेंसेस। ओके, बोल भाई। यस सर। यस सर। आगे बढ़े, हेडिंग डालो टेम्परेचर। तुझे तेरे पास तो नोट्स नहीं है इसलिए तू ये लिख लेना बेटा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तेरे को लिखने की जरूरत नहीं। अगर तुम लिखना चाहती हो लिखो, तुम्हारी मर्जी है। जो तेरे को लगे इंपॉर्टेंट वो टेम्परेचर। हम अंग्रेजी थोड़ी कम लिखेंगे क्योंकि तुम्हारे कोर्स में नॉट इन कोर्स, स्कूल में नॉट इन कोर्स है, ये हटा दिया गया है। ठीक है बेटा, लिखिए सेंस ऑफ। हम बहुत बेसिक तरीके से अंग्रेजी लिखने वाले हैं। सेंस ऑफ व्हाट? हॉटनेस और कोल्डनेस। सेंस ऑफ हॉटनेस और एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। कौन सी बॉडी हॉट है, कौन सी बॉडी कोल्ड है, डिपेंड करता है कंपैरेटिवली दोनों में से कौन सी ज्यादा हॉट है, कौन सी ज्यादा कोल्ड है। ठीक है भाई, सेंस ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर को हम और डिफाइन करेंगे, परेशान मत हो। आगे लिखो, ये जो हॉटनेस और कोल्डनेस है ना, ये हमारा परसेप्शन है। पहली बात तो ये समझ लेना। कई लोग गीजर से नहाते हैं पानी तो एकदम खौलते पानी नहाते हैं। कई लोग भाई साहब उसमें इतना पानी लेते हैं और भाई साहब पूरी बाल्टी में ठंडा पानी लेते हैं, या बहुत सारे और। तो अगर पूछो किसी से, मान लो मैं अगर मैं जाता हूँ नहाने, ले भाई मैंने कहा ये आई विल रिक्वायर दिस मच ऑफ हॉट वाटर और बाकी कोल्ड वाटर। भाभी बोला भाई साहब हॉट वाटर इतना रिक्वायर्ड है। अब मेरे वाले पानी नहाने के लिए गई तो बोले ठंडा था। ठंडा थोड़े है भाई, ठंडा तब होता है जब तुम ठंडा ठंडा पानी ले लो, हाँ या ना? तो ये क्या है? क्या हॉटनेस और कोल्डनेस डिपेंड करता है तुम्हारा परसेप्शन क्या है, कौन हॉट है कौन कोल्ड है। लेकिन अगर तुमसे ही पूछा जाए, फॉर एग्जांपल इफ आई से कि यहाँ पे 2 बॉटल रखी हैं, 2 बॉटल बकेट रखी हैं, उसमें पानी भरा हुआ है, मैं आपको बोलूं बताओ दोनों में से कौन ज्यादा हॉट है, तो क्या करोगे? एक साथ अपने दोनों हाथ दोनों अलग बाल्टी में डाल दोगे, देन यू विल बी एबल टू टेल हाँ साला ये गर्म है ये ठंडा है। यस और नो? यस और नो? It is your brain which tells साले ठंडा है ये गर्म है या नहीं। तो साले ठंडा है मतलब टेम्परेचर इसका कम है ज्यादा है, हाँ या ना? यस सर। हाँ सही बोल रहा हूँ, इसलिए मैं तेरे दोनों हाथों को एक साथ डालने को बोला। अगर मैंने देख तूने जो क्वेश्चन पूछा बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है। इसने बोला स्टेशन है कि मैं एक बार गर्म पानी में हाथ डालूं फिर ठंडे में हाथ डालूं, तो क्या फिर भी मैं बता पाऊंगा कि कौन ज्यादा ठंडा है या ज्यादा गर्म है? हाँ सर पता लग जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा एग्जैक्ट पता नहीं लगेगा। एग्जैक्टली तुम उस तरीके से अगर दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम हुआ तो हो सकता है तो गलत हो जाए। लेकिन अगर 2 अलग अलग हाथ एक साथ डालेगा और भगवान ने चाहा दोनों हाथ सेम टेम्परेचर पर ही होंगे तो तेरे को फील सही आएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। हाँ जी यस। तो ये क्या है? इट इज कई बार ये परसेप्शन जो होता है वो डिसेप्टिव इन नेचर होता है। जिस चीज को तुम गर्म समझ रहे होते हो सकता है वो किसी और के लिए गर्म ना हो। कई लोग चाय पीते हैं भाई साहब ठंडी करके, कई लोग चाय पीते हैं एकदम उबलती हुई, तो वो भी क्या है? परसेप्शन। मतलब योर परसेप्शन ऑफ हॉटनेस क्या है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। तो इसमें हम ज्यादा आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें स्टार लगा के लिखिए, अ मेटल डोर नॉब feels at different temperature than the wooden door. Metal door knob feels at a different temperature than the wooden door to which it is attached. मतलब अगर आप अपने घर में जाएं दरवाजे के नॉब को पकड़े तो ठंडा लगेगा, दरवाजा ठंडा लगेगा। दरवाजे का जो नॉब होता है ना, कुंडी होती है, नॉब ठंडी लगती है, वो ठंडी है नहीं। तो
ये परसेप्शन जो है आपका ठंडी और गर्मी का कई बार आपको धोखा दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तुम स्टेटमेंट दोगे साला अभी मैंने छुआ, ये तो दरवाजा है वो कम ठंडा है और जो वो नॉब है वो यार ठंडी है, लेकिन क्या तुम सही बोल रहे हो या तुम गलत बोल रहे हो? ये होता है, बहुत होता है। होता जरूर है, लेकिन क्या तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों सेम टेम्परेचर पे होंगे, क्योंकि दोनों एटमॉस्फेयर में रखे हैं और दोनों के पास कोई ऐसा इंजन नहीं है जो उसका टेम्परेचर कम या ज्यादा कर पाए। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंजन। जब इंजन की बात करेंगे, इंजन विल बी अ डिवाइस जो किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाता है या घटाता है। घटाने का क्लासिकल एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर, बढ़ाने का क्लासिकल एग्जाम्पल हीटर। हीटर। तो ठीक है, हीटर फिर ज्यादातर हम ऐसे ऐसे एग्जांपल लेंगे जहां पर क्लोज वॉल्यूम हो। तो अगर तू हीटर लगे हवा निकल जाएगी क्वेश्चन करने में। गीजर, गीजर कैन बी टेकन एज अ एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड प्लेस जहां पर वो टेम्परेचर बढ़ता है। और आईसी इंजन, इंडक्शन कुकर हो सकता है, कंबस्शन इंजन। इंडक्शन कुछ कुकर वगैरह यहाँ पे नहीं लेंगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखिए, तो हमने क्या लिखा? A metal door knob feels at a different temperature than the wooden door to which it is attached, comma, even though they are at same temperature. Even though they are at same temperature. एक बंदा था, मैंने लिखवाया कि नहीं लिखवाया इन लोग को? मैं लिखवाया खुशी? जॉन लॉक नहीं लिखवाया होगा? नहीं सर। उसने 1690 में ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि साला तुम लोग स्टेटमेंट दे रहे हो कि लोहा ठंडा है और वो गलत है, वो गर्म है, वो गलत है। उसने ये जो डिसेप्टिव इमेजिनेशन हमारे दिमाग में आती है, परसेप्शन हमारे दिमाग में आता है टेम्परेचर को लेकर के, उसने पहली बार डिमॉन्स्ट्रेट किया था। ठीक है, नाम की जरूरत नहीं है तो ठीक है भाई। तो हम यहां पर एक स्टार लगा के लिख सकते हैं, इट इज क्लियर दैट आवर परसेप्शन ऑफ, therefore it is clear that our perception of, therefore it is clear that our perception of hotness or coldness of a body, our perception of hotness or coldness of a body is deceptive, is deceptive। याद रहेगा? सर मेरे को समझ नहीं आया। बता रहा हूं, अंग्रेजी बहुत मानो तेरे को, मैं कैसे समझ नहीं आया? मैंने बोला बेटा मतलब हमारा परसेप्शन कि कोई चीज गर्म है कि ठंडी है वो डिसेप्टिव हो सकती है। हमारा दिमाग हमें धोखा दे सकता है। वो सेंस भले ही अलग दिखा सकता है कि वो लोहे का नॉब ठंडा है और ये वुडन डोर गर्म है, लेकिन ऐसा है नहीं। डिसेप्टिव मतलब वो सच ना हो। सर वही चीज मुझे समझ नहीं आए। क्या नहीं समझ में आया बेटा? ऐसा क्यों कि हाँ, ऐसा क्यों होता है वो समझ में नहीं आया? तो ठीक है, वो तो बताया नहीं मैंने। ऐसा होता है वो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ये समझ आ गया। ऐसा क्यों होता है वो आएगा जब हम हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हो ना। मैं बता देता हूं फिर भी। वुड का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड आयरन का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट अगर कंपेयर किया जाए तो आयरन का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज मोर देन 1000 टाइम्स द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ वुड। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज द मेजर ऑफ how fast will the heat move from that body or inside that body। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या सिग्निफाई करता है कि अगर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट किसी का ज्यादा है तो उसके अंदर से हीट जाना ज्यादा आसान होगा, ज्यादा जल्दी होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। वुड के साथ क्या होता है? वुड चाहती तो है कि साला हीट खींच ले, लेकिन वो बोलती है भाई हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बहुत कम है मेरा, इसलिए हम बच जाते हैं। तो पता होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में एयर का एक बहुत बड़ा महत्व है। ये एयर जो है वो इंसुलेटर है, इसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बहुत कम है, इसलिए तुम्हें इतनी ठंडी नहीं लगती भाई साहब। अगर ये एयर, मैंने आपको बताया कभी कोई गरीब मिल जाए, तुम्हारे पास कंबल नहीं हो तो उसे न्यूज़पेपर दे दो, बस उसका काम न्यूज़पेपर से हो सकता है। उसे न्यूज़पेपर की बॉल्स बनानी है और अपने बॉडी के अंदर जहां भी कपड़े के अंदर डाल के रख लेनी है, बस मस्त हो जाए, कोई गर्मी ठंडी नहीं लगेगी उसे। इट इज अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। हाँ बेटा बोल। वही तुम करते हो रजाई में। रजाई ओढ़ने से क्या फायदा होता है? वो जो रजाई के अंदर रुई वगैरह है जो भी है उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। व्हेन एयर इज ट्रैप्ड, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, बेसिकली यू आर सराउंडेड बाय आइटम व्हिच इज हैविंग अ वेरी लो हीट ट्रांसफर और बेसिकली इंसुलेटेड टाइप का। हाँ बेटा बोल। सर तो हम टेम्परेचर मेजर किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? हाँ ये बात, हम टेम्परेचर सही, एकदम सही है। जब साला हमारा डिसेप्टिव हो गया, साला हम समझ नहीं सकते कौन, हमारा समझना कि ये गर्म है ये ठंडा है कई बार गलत हो सकता है, हाँ या ना? तो साला ये टेम्परेचर, कोई भगवान जी होना चाहिए ना। शंकर जी बोले आइस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, शंकर जी ने बोला प्योर आइस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस।
तो अगर प्योर आइस पकड़ लो, उसका टेम्परेचर नाप लो तो 0 डिग्री सेल्सियस। हमने कहा अच्छा, और बोलता प्योर स्टीम इज एट 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग वाटर इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? सर -10 डिग्री सेल्सियस पे भी तो आईसी होगी। होगी, एकदम होगी, लेकिन वो दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। अब बेटा इस पे आएंगे ना, एकदम सही वाला क्वेश्चन है। -50 क्यों? -30, -40, -50 से भी आइस ही होगी, तो कौन सी आइस पकड़नी है? प्योर आइस का मेल्टिंग पॉइंट, प्योर आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी रख दो, आइस रख दो, तो उस समय वो मेल्ट होना चालू हो जाएगी। जैसे तुमने 0.000001 भी टेम्परेचर दिया, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो मेल्ट होना चालू होगी, जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। अभी हम आएंगे, डोंट वरी। ये आइस की कहानी। और पानी बड़ा खतरनाक है। पानी एक ऐसा चीज है जो बोलता है मैं हीट ट्रांसफर पढ़ के आया हूं पूरा, और मैं इतनी बढ़िया पढ़ के आया हूं कि मैंने अपने अंदर एक ऐसा प्रोसेस पैदा किया है कि मेरी वजह से डल झील पूरी जम जाती है, लेकिन मछली एक भी नहीं मरती है, और मैं केवल ऊपर ऊपर जमती हूँ। जो हीट ट्रांसफर, उसके ऊपर जेई में बार क्वेश्चन आया था, अगर टेम्परेचर बाहर का ये है तो कितनी थिकनेस तक आइस जमेगी डल झील में? तो खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, बकवास क्वेश्चन है, वो समझना आना चाहिए कैसे करना है। लेकिन वो केवल आइस के साथ होता है, वाटर के साथ होता है। इट इसको बोलते हैं एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तुझे पढ़ा होगा यार, बोलो बेटा। है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज, सारे क्वेश्चन आएंगे। हाँ बेटा बोल। सर जो रूम टेम्परेचर है चाहे वो सेम हो, लेकिन फिर भी उसी रूम टेम्परेचर में अलग अलग मटेरियल का टेम्परेचर तो अलग हो सकता है। कैसे हो सकता है? सर हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो अलग होता है और बाकी चीजों का टेम्परेचर अलग क्योंकि हमारे पास इंजन है, हमारे पास इंजन है साला, हमारे पास इंजन है, डोर के पास नहीं। तुम बताओ हमारे पास इंजन कहां से? हमारे पास इंजन है, बताओ कौन? हार्ट। इट इज पंपिंग ब्लड, इट इज गिविंग एनर्जी टू द ब्लड, एंड दैट इज व्हाई द बॉडी इज एबल टू मेंटेन द कोर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। जो भी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, वो उस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं बेटा। ये किताब के पास कोई हार्ट या इस किताब के पास कोई मेटाबॉलिज्म बढ़ाने घटाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फ्रिज नहीं है, इंडक्शन कुकर नहीं है, जो मर्जी वो नहीं है। क्या वो अपना टेम्परेचर चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो उसका टेम्परेचर किसके बराबर होगा? जो एम्बिएंट टेम्परेचर है। ठीक है बेटा। और ये जो वर्ड है ना, हम खुद एक बॉडी, हमारी बॉडी खुद एक इंजन है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन कर पाती है। ठीक है, कैसा है इंजन? साइकिल और पंप और रेफ्रिजरेटर। हमारा इंजन कैसा है? हमारी बॉडी कैसा इंजन है? अगर मैं बोलूं ह्यूमन बॉडी को कैटेगराइज करो, इज इट अ हीट पंप और इट इज अ हीट इंजन? सोचना, ऐसे आंसर सोचना। तभी आंसर कर पाओगे जब तुम्हें पता होगा हीट पंप क्या है और हीट इंजन क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बोल बेटा। कुछ नहीं सर। जैसे जो दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज में ये तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों की इरेगुलरिटीज अलग अलग हो। इरेगुलरिटी वर्ड पढ़ के क्या है? मतलब क्या बोलना आता तुम्हें इरेगुलरिटी? मतलब अगर कोई चीज हम जैसे डोर का एग्जांपल ले लेते हैं, मेटल डोर और वुडन डोर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो दोनों को टच करके देखेंगे तो अगर वुड की इरेगुलरिटी ज्यादा है। ये इरेगुलरिटी क्या है? पहले तो अंग्रेजी है, हमको तो पता समझ में आ नहीं रही। वो है क्या? तुम बोल। फ्रिक्शन से कैसे बेटा? टेम्परेचर और फ्रिक्शन पे हम जा ही नहीं रहे। मैं इरेगुलरिटी, तू जो वर्ड बोलना आता है तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो सोच कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मैं तेरा आंसर कर दूंगा। आगे बढ़े, बोलो यार। हाँ सर। बोलो भाई। फिर हमने कहा भाई, तो जो प्रश्न पूछा, किसी बच्चे ने पूछा था कैसे टेम्परेचर मेजर करें, तो उसके लिए डिवाइस होता है। नाम? थर्मामीटर इज अ डिवाइस which is used to measure temperature. Thermometer is a device which is used to measure temperature. थर्मामीटर कैसे बनता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे कोर्स में नहीं है। सुनो, केवल सुनो। अब थर्मामीटर का प्रिंसिपल क्या है? थर्मामीटर इज आर ऑफ मेनी टाइम्स, लाइक तुम्हारे पास एक डिजिटल थर्मामीटर होता है, तुमने देखा है। तुमने अपने लाइफ टाइम में तुमने मर्क्यूरी थर्मामीटर देखा होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। तुमने कभी थर्मोकपल नहीं देखा होगा कि देखा है? यस सर। तुमने थर्मामीटर देखा है मर्क्यूरी वाला? यस सर। हाँ सर। फिर अब डिजिटल वाला? यस सर। थर्मोकपल देखा, सुना है कभी? देखा है कभी? नाम सुना है, देखा नहीं है। देखा है, गीजर में लगा होता है। जब पानी गर्म होता है तो कट से बोलता है और गीजर बंद हो जाता है। तो वो क्या कर रहा है? अच्छा, जो उसकी रॉड के पास एक छोटा सा मीटर सा होता है, उसमें जब वो खुलता है गीजर।
भगवान जाने तुम्हारे यहाँ कौन सा है, हमारे तो नया है। हाँ, आवाज आती है ग्रीन लाइट और रेड लाइट, हाँ या ना, Yes, sir. वो भी मेजर करता है कि भैया सर scientific में भी होता है। यस सर। हाँ हर जगह होता है। तो ये सब मेजरिंग डिवाइसेस हैं, टेम्परेचर को मेजर करती हैं डिवाइसेस। और अगर गीजर फट जाता है तो इसलिए फट जाता है क्योंकि वो थर्मोकपल खराब हो जाता है और भाई साहब पानी गर्म होता है। हम गए नहाने, भूल गए साले, गाँव वापस चले गए, लौट क्या है सर हुआ था एक बार गीजर फट सर। गया है। सर गीजर तो नहीं फटा था, लेकिन सर हाँ पाइप जो था ना उसका वो चलता रहा तो वो फट गया था। फट जाए, लेकिन और बहुत अगर ज्यादा- पाइप भी फटा ना तो किसने अच्छी थी कि थर्मोकपल Yes, sir. खराब हो गया, उसने पाइप को डिस्ट्रॉय कर दिया और तुम बच गए। यस सर। जब गीजर फटता है ना भाई Yes, sir. साहब, तो जो अंदर होता है वो भी जय श्री राम हो सकता है उसका। वो क्यों होता है? यस सर। पानी गरम गरम खूब गरम खूब गरम खूब गरम स्टीम बन रहा है भाई साहब, और तुमने खोला भी नहीं। अगर तुम आओ मस्त टैप खोल लो स्टीम निकलेगा, अगर उस समय आ गया। और नहीं आए तो एक समय आएगा कि स्टीम इतना प्रेशर बना लेगा कि बम फट जाएगा, हाँ या ना। Yes, sir. कुकर यस सर। करता है। लोग भैया चाहे दाल बनाने गए, भाई साहब दाल बना रहे पूरी फुल दाल, 50 लोग आ गए, उतने बड़े कुकर में पूरी दाल बना दी और फिर बोलते सीटी नहीं मारता, साला सीटी नहीं आ रही भाई, गए बथाई लेके मार बम बम फट गया। ऐसा होता है, मैं देखा तो नहीं, मैं सुना बहुत है। अब साला क्या होता है, कुकर में छोटा सा हेक्सागन टाइप का लगा होता है, देखा है कभी? ऊपर की साइड लिड में उस पे नीचे भी होता है, ऐसे होता है भाई नीचे भी होता है और ऊपर भी होता है। हम मस्त कभी उसको साफ नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए कायदे से। ये पता चला आज गए और सलाई घुसा दी उसके अंदर, मत कर देना। नॉर्मली इसको बदलते रहना चाहिए समय के साथ, हम नहीं करते हैं। फिर क्या हुआ, और फिर हम दाल बनाते हैं भरी हुई एकदम, दाल जाती चिपक जाती उसी वाल्व के ऊपर। अब दाल का जो छोटा सा दाना है वो वाल्व जहां से स्टीम निकल सकती थी उसे बोलते हैं सेफ्टी रिलीव वाल्व। मतलब उसका काम ये है कि जब एक प्रेशर के ऊपर प्रेशर हो जाए तो वो खराब हो जाए, फट जाए, उतना सा पार्ट फटेगा, स्टीम बाहर निकल आएगी। नॉर्मली तुम्हारे घरों में अगर सबका वो सेफ्टी रिलीफ वाल्व जय श्री राम हो चुका होता है, इसलिए कुकर फटता नहीं है। नया कुकर फटने के ज्यादा चांसेस होते हैं जब सेफ्टी रिलीफ वाल्व तो है लेकिन वो चावल के दाने से बंद हो गया, किसी से ही बंद हो गया, तो बंद हो गया और तुम भाई साहब सोच रहे हो साला सीटी नहीं आ रही, ऊपर भी कर दो तो अच्छी बात है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया बेटा, टेम्परेचर बढ़ता गया, स्टीम इतनी हो गई कि वो अब उस पर्टिकुलर सीटी के छेद से बाहर नहीं निकल पा रही है। कई बार सीटी के छेद से निकल जाए तुम बच जाओगे, लेकिन तुमने दाल बनाई है बहुत सारी भर भर के, उतने से कुकर में इतनी दाल, तो दाल को जाती सीटी के छेद में फंस जाती है, तो सारे छेद बंद हो चुके हैं। अब स्टीम बन रही है, खूब जबरदस्त स्टीम बन रही है, और फिर अब क्या होगा, अब धमाका हो गया। पूरे अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हारा केवल किचन खराब होगा, किस्मत खराब हुई खुद भी जल नहीं होता बेटा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना प्रेशर होने के बावजूद दाल का जो दाना है अगर अनकुक्ड है तो वो प्रेशर झेल सकता है, क्योंकि उसको तो केवल एक छेद बंद करना है। अगर वो गल भी गया तो भी वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर छेद को और छोटा कर देगा। समझ रहे हैं? यू शुड नोट, स्टीम में इतनी ताकत है। चेर्नोबिल का मैंने जो वीडियो तुम लोग को दिखाया था शायद, वहां पर जब वो फटा था, क्या नाम है, रिएक्टर, तो वो किस लिए फटा था? ऐसा नहीं कि यूरेनियम रॉड ने बोला अब भाई साहब हम फटेंगे। यूरेनियम रॉड नहीं फटती, स्टीम इतनी बन जाती है वो पूरा रिएक्टर उड़ा देती है। मेरा कहने का मतलब है ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो तुमको पता होनी चाहिए, अपने घर में ध्यान रखें। तो हमने कहा थर्मामीटर क्या है, लिखिए थर्मामीटर क्या है फटाफट लिख लिया। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। दूसरी बात, थर्मामीटर बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें कोई भी प्रॉपर्टी यूज करनी है किसी भी एलिमेंट की। मान लो एक लिक्विड बोले मैं बहुत ही ज्यादा रिसेप्टिव हूं, मुझे हीट दो, मैं अपनी लेंथ बढ़ा दूंगा। मर्क्यूरी एक्सपैंड करता है बहुत तेजी से हीट मिलने पे, तो एक प्रॉपर्टी है। देयर आर गैस थर्मामीटर्स, वो क्या कहते हैं, टेम्परेचर जहां नापना वहां रखो तो गैस एक्सपैंड करती है। हमने कहा वो एक्सपेंशन को या उस लेंथ को बढ़ने को या उस वॉल्यूम को बढ़ने को हम कैलिब्रेट कर लेते हैं कि जब 1 mm क्यूब मतलब 1 mm क्यूब वॉल्यूम जब चेंज होगा तो 1 डिग्री राइज होगा। तो 5 mm क्यूब अगर वॉल्यूम बढ़ा तो 5 डिग्री राइज, तो हम उसको कैलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन कैलिब्रेशन करने के लिए हमें लिमिट चाहिए, तो लिमिट दो जो यूज होंगी वो लिख लो, दो यूज। इट इज टू बी नोटेड दैट two reference temperatures are used for calibration of, it is to be noted that 2 reference temperatures are used for the calibration of thermometer. पहला, temperature of boiling water.
सर एक बार दोबारा रिपीट कर सर दीजिए। रेफरेंस It is to be noted that two reference temperature is used for the calibration of thermometer. Temperature of पहला है temperature of boiling water at atmospheric pressure कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा temperature of freezing of water, temperature of freezing water लिख देते हैं अगेन एट 1 एटमॉस्फेयर, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये हमारी रेफरेंस लिमिट्स हैं जो हम हमेशा अपने हर टाइप के थर्मोमीटर, हर टाइप की थर्मोडायनेमिक्स में यूज करेंगे। जब मैं बोलूं बॉइलिंग वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैं बता रहा हूँ कर रहा है। मैंने ये स्टेटमेंट जब दिया 0 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसको तू कन्वर्ट कर सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है बेटा वो 273.16 केल्विन होता है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, चिंता मत कर। आगे बढ़ते हैं, लिखिए हीट। व्हाट इज हीट? हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, from one object to another object as a result of what? Difference in temperature between them। हीट जो है बेटा वो केवल और केवल टेम्परेचर डिफरेंस होने पर ही मूव करेगी, नहीं तो मूव नहीं करेगी। सर रिपीट कर। Heat is the transfer of energy from one object to another object as a result of difference in temperature between them, as a result of difference in temperature between them। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, heat is the energy in transit। नेक्स्ट पॉइंट, मैं ये डेफिनेशन बोला मैं पूरी क्लासेस में, आगे आने वाली क्लासेस में मैं हीट की डेफिनेशन ऐसे बोला करूंगा, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब टहलने वाली, चलने वाली, दौड़ने वाली। इसमें नेक्स्ट पॉइंट, हीट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। स्टार फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, हीट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती। हीट इज बेसिकली अ प्रोसेस व्हिच इज हैपनिंग वेयरइन द एनर्जी इज मूविंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सिस्टम की प्रॉपर्टी मतलब है बेटा, सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है बेटा? सिस्टम की प्रॉपर्टी मतलब मैं बोलूं एक चाय है, चाय का कप आया, हमने बोला भाई चाय मेरा सिस्टम है। अभी हम बात करेंगे सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पर चाय के 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होंगे जो हम प्रॉपर्टी बोलेंगे। पहला टेम्परेचर, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा प्रेशर। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। हीट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट सिस्टम। ये कितना हीट है उसके अंदर, वो दैट इज इमटेरियल, क्योंकि हीट इज बेसिकली वो जब वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा। चाय ठंडी क्यों हो जाती है? हीट ट्रांसफर। भाई टेम्परेचर जो टेम्परेचर एयर का टेम्परेचर है वो चाय से बहुत कम है, और टेम्परेचर बिकॉज अब जो चाय है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो हीट फ्लोस फ्रॉम हाई टू लो, तो चाय से एयर में आती और चाय ठंडी हो जाती। मेरा प्रश्न, अगर मैं बोलूं चाय गर्म करनी है, यहां रख दी मैंने, यहाँ पे मैंने 2000 हीटर लगा दिया इस कमरे में, मैं भाग गया, चाय गर्म होगी या नहीं होगी? फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, चाय ठंडी तो होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये, इसको भी पढ़ेंगे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप होता है, वो कहलाता है स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर मेरे को चाय गर्म करनी है इस कमरे में रख करके, तो मैं क्या करूं, मैंने 2000 हीटर लगाए यहाँ पर, सबको ऑन किया और यहां से भाग गया दरवाजा बंद करके। क्या ये चाय का कप या चाय गर्म होगी या नहीं होगी? होगी भाई, होगी साला, क्यों नहीं होगी? कब फट जाएगा? बल्कि माइक्रोवेव के अंदर रखते हो तो क्या गर्म नहीं होती चाय? उतने छोटे के अंदर क्या हो रहा है, वहां पर माइक्रोवेव के फॉर्म में हम एनर्जी देते हैं उसको। वो क्यों देते हैं वो बताएंगे क्लास 12th में, आगे बहुत सुनते हैं, लिखते हैं। हमने कहा यार साला सही है, हीट समझ में आ गया, इट इज एनर्जी इन मोशन, हाई टू लो टेम्परेचर। अब यहाँ पे एक स्टार लाके एक पॉइंट और लिखते हैं, अ सिस्टम कैन गिव और एब्सॉर्ब हीट
बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी लिख लो, ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव पेपर से पूछा जा सकता है। अ सिस्टम कैन गिव और एब्जॉर्ब हीट बट कैन नॉट कंटेन हीट, कैनॉट कंटेन हीट। और इस साला ये क्या बात हो गई, क्योंकि सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है हीट। मैं बोलूं चाय के अंदर 50 कैलोरी हीट है, बकवास स्टेटमेंट, वो सही नहीं है, क्योंकि हीट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। तुम बोल नहीं सकते हो किसी सिस्टम के साथ उसको, किसी सिस्टम के साथ उसको लिंक करके बोल नहीं सकते। तुम बोलोगे 50 कैलोरी हीट दी 50 कैलोरी हीट ली, तो जब दे रहे हो या ले रहे हो तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, हीट। हीट ट्रांसफर। नेक्स्ट देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है पढ़ते हैं, फिर आएंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में। हमने कहा एक बॉडी ले लो ए, एक बॉडी ले लो बी, एक बॉडी ले लो सी, ठीक है जी। हाँ जी, मजा नहीं आया, सी को हम सर। ऐसे रखें, एक मिनट। एक यहां पर लगा रखा है प्लेट और एक यहां पे लगा रखी है प्लेट। ए और बी के बीच में एक प्लेट है और ए और बी और सी के बीच में भी एक प्लेट है, दिखाई दे रहा है? बोलो यार। यस सर। ध्यान Yes, सुनना, sir. इन दो प्लेट्स के नाम हैं, ये प्लेट क्या है और ये प्लेट क्या है, लिखिए नाम, पहले डायग्राम बनाइए फटाफट। जो ए और बी के बीच में लगी है वो इंसुलेटर प्लेट है। क्या है? इंसुलेटर। क्लास 12 वालों, जब हम यहां पर इंसुलेटर बोलते हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट थर्मल इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट thermal insulators. Give me a classical example of a body which is a very good conductor of electricity but a very bad conductor of heat. Sir, human being. Very good. शैली तो बोली, Yes, sir. मैं बताया था क्या? हाँ बताया था। सर बताया था लेवल। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कब बीइंग बताया? एक ऐसी बॉडी है जो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तुम भाई साहब एक लाइव वायर को पकड़ लो और तो कोई तुम्हें पकड़ ले, तो करंट लगेगा नहीं लगेगा? अरे यार यस सर। हाँ सर लेकिन तुम खोलते हुए पानी में हाथ डाल दो और फिर किसी का हाथ पकड़ लो, क्या उसका हाथ गर्म हो जाएगा? नहीं। नहीं, याद रखें, एक क्लासिकल एग्जांपल, ठीक है बेटा। तो साला बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन बहुत गंदे कंडक्टर हैं हीट के। हीट के। इसीलिए हम जब इंसुलेटर बोल रहे हैं तो यहां पर ये मेंशन करना जरूरी है कि वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मल इंसुलेटर्स। एयर इज अ वेरी गुड एग्जांपल। फिर यहां पर मैंने एक वॉल लिखी है, डायाथर्मिक वॉल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई शैली बेटा, क्या होता है डायाथर्मिक वॉल? डायाथर्मिक वॉल एक ऐसी वॉल होती है बेटा जो कंप्लीट हीट ट्रांसफर करती है, जिसका विच हैज नो रेजिस्टेंस टू हीट ट्रांसफर। You can understand this to be superconductors of heat. You can understand, you can imagine these to be superconductors of heat. Diathermic wall. आगे बढ़े तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? लिखिए थर्मल इक्विलिब्रियम लिखिए। It is a situation in which two objects. सर क्या है, किस पे लिखना है? थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है लिखो, फिर जीरोथ लॉ पे आ जाएंगे, परेशान मत हो। जीरोथ लॉ के अंदर ही आएगा ये थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इट इज अ सिचुएशन इन विच टू ऑब्जेक्ट्स इन थर्मल कॉन्टैक्ट, two objects in thermal contact cease to exchange energy by the process of heat. Full stop. At this point, the temperature of two objects are equal.
फिर से बोल रहा हूं, इट इज अ सिचुएशन, थर्मल इक्विलिब्रियम बेटा एक ऐसी सिचुएशन है, इट इज सिचुएशन इन विच टू ऑब्जेक्ट्स इन थर्मल कॉन्टैक्ट में रखे हुए दो ऑब्जेक्ट सीज कर देते हैं, कोई और इवेंचुअली कोई और हीट ट्रांसफर नहीं करते हैं, और ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो, सेम हो। मतलब आप बोलना क्या चाहते हो, आप ये बोलना चाहते हो कि एक ब्लॉक ले लो 10 डिग्री सेल्सियस का और उसके बगल में रख दो एक और ब्लॉक जो कि 5 डिग्री सेल्सियस का है, तो क्या इन दोनों के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? नहीं है। तो क्या होगा? तो ये होगा, हीट बोलेगी अच्छा तुम हाई टेम्परेचर, अच्छा तुम लो टेम्परेचर, तो भाई सब चलो जाती रहेगी। जैसे जैसे जाती रहेगी इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और इसका टेम्परेचर घटता जाएगा, हाँ या ना? एक समय आएगा जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ हीट, अरे साला ये भी होता है, हाँ इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ हीट भी होता है, थोड़ी हीट और चली जाती है, जो पहुंचती है बोलती है गलत हो गया भाई साहब। अब अगर दोनों इक्वल पहुंच चुके हैं टेम्परेचर और ये यहां से यहां चली गई तो किसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा? थोड़ा सा, वो थोड़ा सा, लेकिन बढ़ा ना, तो बोले अच्छा वापस चलो। तो अब यहां पे आने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर तो सेम हो चुका है, हीट ट्रांसफर होगा तो, लेकिन वो निग्लिजिबल होगा, और हम उसको उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, भैया आप थर्मल इक्विलिब्रियम आ चुका है, याद रह पाएगा? ठीक है बेटा? यस सर। अब एक और आया, अच्छा सर इसका मतलब है अगर एक बॉडी ले लें 1000 नहीं 10,000 डिग्री सेल्सियस, एक और बॉडी ले लें 10,000 डिग्री सेल्सियस, क्या हीट ट्रांसफर होगा इनके बीच में? Yes. No, sir. No. नो सर। नहीं टू हैव हीट ट्रांसफर लिख लेना, अगर हीट ट्रांसफर चाहिए तो डेल्टा टी चाहिए, देयर शुड बी ए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू, इफ देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू हीट ट्रांसफर कैन नॉट हैपन। याद रखो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी? यस सर। Yes, sir. लिखो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ये तो आपने थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ा है। At this point temperature of the two objects क्या लिखा है मैंने, इस आर इक्वल। अब आगे अतरुक लगा बकवास, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो पढ़ा हुआ है ना, तो इसलिए तू मैं पूछ लिया कर बेटा, तुम लोग तू दूर से आती है ना, इसलिए अगर तूने पढ़ रखा है थर्मोडायनेमिक्स, तेरे को वैसे होता क्या है ना भैया, हो सकता है तेरे को आता हो, लेकिन जब मैं अभी टेम्परेचर स्केल पे आऊंगा तो तेरे को कितना आता है वो समझ में आ जाएगा, है ना बेटा? तो इसलिए थोड़ी कहानी सुन ले, अभी जब टेम्परेचर स्केल्स में आएंगे तो और मजा आना चालू हो जाएगा। फटाफट लिखते हैं एक और पॉइंट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? सुनो सुनो सुनो, जीरोथ लॉ ये बोलता है कि अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। कोई रॉकेट साइंस? थोड़ा 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 छोटे लेवल की तरह बात करते हैं, अगर ए और सी का टेम्परेचर सेम हो तभी तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, बोलो। यस सर। अगर ए और सी का टेम्परेचर सेम हो और सी और बी का टेम्परेचर सेम हो, अरे तो साले ए और बी का तो सेम हो ही होगा, ऐसे कौन सा? हाँ जी सर। ये कौन मर रहा है? नेक्स्ट लो, इफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी, क्या सर? इफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी, ये डायग्राम के साथ हम लिख रहे हैं, इफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी are separately in thermal equilibrium, are separately in thermal equilibrium with a third object, are separately in thermal equilibrium with a third object C, बोलो जी, are separately in thermal equilibrium with object C, comma G, comma लगाएं, then object A and B, then object A and B are also in thermal equilibrium with each other, are also in thermal equilibrium with each other। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लगा लो, स्टार लगा के, लॉ नहीं है ये, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जीरोथ लॉ डिफाइंस टेम्परेचर, जीरोथ लॉ डिफाइंस टेम्परेचर, ठीक है? ठीक है? यस सर। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं लेकिन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट लिखिए, देखिए टेम्परेचर स्केल्स, टेम्परेचर स्केल्स, तुम लोगों ने इसको यूज करना चालू किया शिवाजी क्लास के पोर्टल? Yes, sir. कोई बताएगा कैसा है? बढ़िया है, वेरी गुड। तूने नहीं किया?
तो पॉज कर दिया। कितने लोगों ने किया हाथ ऊपर करना? मैंने तो सिर्फ बायो का किया अभी, बढ़िया हाँ है। तो बायो का ठीक है बेटा, उसमें सब सारा कुछ अगर हो तो बताना एकदम मेरे को, ठीक है? हाँ कनिका ने भी किया, अमन ने, अमन तेरे को क्या क्या रेज हैंड कैसे करूं मैं? ट्रिग्नोमेट्री तूने क्या चेक करो बेटा, बस जो यूज नहीं करेगा उसका पासवर्ड बंद कर दूंगा मैं। नहीं यूज भी करा है सर, बायो के क्वेश्चंस करे थे कल। हाँ सर उसमें ना एक चीज थी कि अगर थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें तो वो अपने आप आ जाता है। बंद ही हो जाएगा ना भाई, तो अक्ल लगाओ, ये तो हो गई होगा हर जगह, ये तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है बेटा। हाँ पॉज कर दिया कर। हाँ को मिल गए पासवर्ड्स, आईडी सबको और मिल गए, तेरे को नहीं मिले, तुझे मिल जाएंगे। तू कल आई नहीं थी ना, कल या परसों? कल, इसलिए नहीं कल नहीं। जो लोग नहीं आए थे उनको नहीं मिले कल वाली क्लास में, मैंने दिए थे, तो आज दे दूंगा फिर से एक बार, ठीक है? ओके सर। भैया जब हम टेस्ट पॉज करते हैं तो उसे रेज्यूम वो नहीं हो रहा। अच्छा तो बताओ ना बेटा। मिल ही नहीं रहा। अच्छा मतलब अगर आप खुद का टेस्ट बना रहे हैं उसके बाद उसे पॉज कर दे रहे हैं तो? नहीं, कोई भी जैसे प्रैक्टिस सेशन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ना, तो उसमें पॉज नहीं हो रहा। ओके तो ठीक है, मुझे बता देना ऐसा कुछ होगा तो हम, जैसे सब लोग यही बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हो या चाहे टेस्ट दे रहे हो, अगर आप पॉज कर रहे हो तो फिर स्टार्ट करने पे वो वापस जा रहा है, तो कोई नहीं बेटा। कोई मेरे को ये जो प्रॉब्लम है कोई व्हाट्सएप लिख के दे सकता है? इतना बड़ी कृपा हो जाएगी, हम फॉरवर्ड Yes, खेल लेंगे। हाँ प्लीज, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बेटा। सर दिव्यांशी बोल रही है, वो वेटिंग रूम में है। हो गया सर, हो गया। बहुत मारो भाभी को। अरे आ गई, वो बोल तो रही है हो गया। अच्छा दिवांशी याद कर तो गई, तू वंशिका फालतू में लड़ाई लगवा रही, बहुत मार सर खाऊंगा उसका मैं। मैसेज आया था अभी। मैंने ही बोला था अभी जस्ट। अरे मजाक कर रहा हूँ बेटा, तू तो क्यों सीरियस हो रही है? ठीक है आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर स्केल, अब हम यहाँ पे 3 टाइप की टेम्परेचर स्केल जानते हैं। एक तो भैया डिग्री सेल्सियस, एक तो डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक तो डिग्री मत लिखना है, इसको केल्विन लिखना केवल। ये भैया एसआई यूनिट है, हाँ या ना? अरे यार बोलते नहीं। यस सर। रेफरेंस टेम्परेचर 2 ही होंगे, एक होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अरे बोलो यस और नो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और दूसरा क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट। इन सबके बता, एक और रैंकाइन स्केल ही बताया था ना, नहीं बताया मैंने, छोड़ो साले को, बहुत हो गया। फिर क्या हुआ? ओहो, तो भैया 0 डिग्री सेल्सियस का होता है, वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तुम्हें इन तीनों का याद रखना। क्यों लिख रहे हो? आए उल्टा लिख रहे हो। करो, बॉइलिंग कर दिया आपने। ओह सॉरी शक्तिमान। 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, ओके बेटा? इसी तरीके से हमें सारे याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल केल्विन के लिए 273.16 होता है, लेकिन हम 273 लिखेंगे, क्या लिख देते हैं यार 16, और 373.16, अरे ऐसा नो। इसका कितना होता है? फ्रीजिंग का कितना होता है? फ़ारेनहाइट का कितना होता है? 32 और 212 है ना बेटा? 32 212 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री हमें तो एक और यूनिट लिखवाई हुई है आपने। अभी लिखाऊंगा इनको भी, वो तो आरकेसी लिखाई होगी। हाँ राहुल कुमार चंद्रा मेरा नाम है ना, उसमें उसकी भी उसका भी एक स्केल बनाएंगे इस साल, अभी बाद में। आरकेसी यूनिट तुम्हारी मर्जी है बे, अपना अपना नाम ले सकते हो इसमें, यूनिट तुम्हारी मर्जी बना लो, तुम्हारी मर्जी है, एक अपनी यूनिट बना लो। और ऐसे क्वेश्चन आया है जेई में, मान लो हमारी एक यूनिट है, एनटी वालों की एक यूनिट है, और उस पर उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, अब तुम डर गए, डरने की जरूरत। आरकेसी क्या है सर ये? राहुल कुमार चंद्र। क्या बात है सर, वाह भाई। इसमें होते हैं 100 डिवीजन, कितने होते बेटा? 100 इसमें भी होते हैं 100 डिवीजन, कितने डिवीजन? 100 और इसमें होते हैं 180 डिवीजन, तुम्हें याद होना चाहिए। हमने कहा साला हम अपनी बनाए लो, कुछ भी रेफरेंस प्लेन। आरकेसी 0 से लेकर के क्या लिया था मैंने पहले, पिछली बार जो लिया था उससे कुछ अलग लेंगे, गंदा सा लेते हैं। मान लो मेरा बर्थडे पड़ता है 8/12 को, मेरा बर्थडे पड़ता है 8 दिसंबर, और भाभी का बर्थडे पड़ता है 28 नवंबर को। 2 लिमिट ले रही मैंने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब अगर बच्चे पूछे भाई कितने डिवीजन, तो वहीं आंखें भर जाएंगे। नो सर। माइनस करो, बताओ। अरे 28 12 कर लीजिए। 2001 नहीं, 1999। अरे भाई साहब, चलो 1999 आया कि नहीं आया डिविजन्स?
बोलते नहीं है यार। 2000 कर Yes, दीजिए। हम तो 1999 ही करेंगे, ठीक है, वरना मेरा बर्थडे चेंज हो जाएगा बे, समझा करो। भाभी का कर दीजिए फिर। अरे बहुत मार खाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। देख, फील करो क्या पढ़ा रहा हूं मैं, एक ही लाइन में सब आ जाएगा। कोई दुनिया की यूनिट, कोई दुनिया की स्केल हो, कन्वर्जन सबने सीखा है। अरे क्यों सीखा है? तुमने सीखा है ऐसे, तुमने सीखा है, कहां लिखूं यार, यहां लिखता हूं। तुमने सीखा है, अरे सर केल्विन में टेम्परेचर, केल्विन में निकालना हो तो कुछ करो मत, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दो, सीखा है ना। 0.16 कर दो यार, सम्मान पूरा करो। यही करते हैं, ही नहीं करते हैं। फिर तुमने कहा भाई पढ़ाया आपने, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, शायद ये भी पढ़ा होगा फॉर्मूला सबने। हमने कहा उसका बताओ कैसे निकालोगे RKC यूनिट का, और F और K के बीच में बताओ। आ सकता है ना, कोई ना, पहले छापो फटाफट फिर लिखते हैं। सबको एक ही फॉर्मूले में समझा देंगे, परेशान मत होइए, सबको एक ही फॉर्मूले में समझा देंगे। शुरू करें। दुनिया का कोई भी यूनिट आपके सामने आ जाए, परेशान मत होना, उनका कन्वर्जन करना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। कन्वर्ट 22 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट और केल्विन और RKC, हमें आ सकता है। हम कोई सी रैंकाइन भी एक यूनिट होती है, रैंकाइन स्केल, हम वो नहीं जानते, नाम याद है, लेकिन निकालते कैसे। हमने कुछ नहीं टेंशन लेनी भाई साहब, आपको क्या करना है, अपर माइनस लोअर करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने बोला C का C, मतलब किसी भी इस वाले टेम्परेचर स्केल में किसी भी करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर की जो मार्क है, मैं बोल रहा हूं C, इसका ढूंढ रहे हैं हम, है भाई। C is what? Temperature on Celsius scale. Similarly, F will be temperature on Fahrenheit के मतलब, और RKC मतलब, बहुत बढ़िया। तो कुछ करना नहीं होता भाई साहब। तो C माइनस लोअर लिमिट अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैसे बकवास है, इट इज नंबर ऑफ डिविजन्स, इट इज नंबर ऑफ डिविजन्स। हाँ या ना? इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू F माइनस लोअर लिमिट अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, 212 माइनस 32 इज इक्वल टू K माइनस 273.16 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, 373.16 माइनस 273.16 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या होगा? RKC किसी भी यूनिट में निकालना चाहते हो, माइनस 812 अपॉन 2811 माइनस 812। बोलो यस और नो। क्या करा है सर आपने मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ये लिखा है केवल कि एक डिवीजन में कितना टेम्परेचर। अगर ध्यान दो तो C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज बेसिकली यू आर फाइंडिंग कि एक डिवीजन इन सेल्सियस स्केल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी डिविजन्स इन फ़ारेनहाइट स्केल एंड हाउ मेनी डिविजन्स इन केल्विन स्केल एंड हाउ मेनी डिविजन इन XYZ स्केल, कोई भी स्केल आ जाए। तो क्या केवल ये फॉर्मूला पता हो तो दुनिया में किसी भी स्केल को आप कंपेयर कर सकते हो, उसकी वैल्यू निकाल सकते हो? यस सिंपल। हम केवल स्लोप बराबर कर रहे हैं। अगर बच्चा फील कर पाए तो हम केवल स्लोप बराबर कर रहे हैं, स्लोप जो आपने पढ़ा होगा, y2 minus 5 upon x2 minus x1, similarly। हाँ बेटा बोल। सर C की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, जैसे F की मतलब जो भी टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से। मतलब वही तो बोल रहा हूँ बेटा, मान ले मैं तुझसे बोलूं 20 डिग्री सेल्सियस इज हाउ मेनी केल्विन्स और हाउ मेनी फ़ारेनहाइट, तो यहां पे 20 लिख और इसको इस फॉर्मूले लगा ले, आंसर आ जाएगा। बेसिकली नीचे इतना डिटेल में लिखवाया इसलिए है कि बच्चा नंबर ऑफ डिवीजन भूल जाता है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन रिस्पेक्टिव स्केल डिनोमिनेटर में आएंगे, एंड ऊपर ये क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हाँ या ना? हो गया। कोई भी स्केल आता होगा तेरे को, आता होगा वैसे भी सबको आता था ये, जो लोग आता था, बहुत बढ़िया। कोई भी स्केल में देता तो कन्वर्ट कर लेती, बहुत बढ़िया। यहां तक कोई रॉकेट साइंस?
बोलो। एक बहुत फालतू क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा, हम भी पूछ लेते हैं, तुम कई लोगों को याद भी होगा। What numerical value on Celsius and Fahrenheit scale we have same temperature? -40 ठीक है। अब एग्जाम में आया और तुमने सॉल्व किया तो बहुत मारूंगा, याद रखो, -40। बहुत बढ़िया, फालतू टाइम वेस्ट। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़े। क्या टाइम हुआ है? बहुत टाइम है। देखो, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, चलो भाई यामिनी बेटा, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? हाँ, वेरी गुड। बेसिकली वाटर के तीनों स्टेट्स, दैट इज आइस, स्टीम एंड वाटर, जब कोएग्जिस्ट करते हैं एक ही समय में, तीनों अवेलेबल हो अगर, तो उसे हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। उसकी वैल्यू क्या है वाटर के लिए? 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड 4.5 mm ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर। बेसिकली क्या है ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बट तुम्हारे लिए केवल इसकी डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, क्योंकि ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बहुत सारे मटेरियल्स के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। लिखिए, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर is the single combination of temperature and pressure, is the single combination of temperature and pressure at which the triple point of water is the single combination of temperature and pressure at which liquid water, gaseous water and solid water, मतलब लिक्विड वाटर क्या? वाटर, गैसियस वाटर क्या? स्टीम, और सॉलिड वाटर क्या? आइस, कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ये बहुत ही क्लासिकल पॉइंट है, इसमें डिटेल डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है, ना तुम्हें समझ में आएगा, ना मैं तुम्हें समझा पाऊंगा इस पॉइंट पे, लेकिन तुम्हें इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा फिक्स कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की। टेम्परेचर अगर 0.01 डिग्री सेल्सियस हो और प्रेशर अगर 4.58 mm ऑफ Hg हो, तो इस समय लिक्विड वाटर, सॉलिड वाटर एंड गैस वाटर तीनों कोएग्जिस्ट करते हैं सिस्टम में, और वो भी इक्विलिब्रियम में, मतलब तीनों आपस में लगातार, स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस एंड वाइस वर्सा, एंड ये कॉम्बिनेशन लगातार होता रहता है। लेकिन ये क्लासिकली केवल एक पॉइंट पे होता है जो सामने लिखा हुआ है, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर याद रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। हाँ जी सर, इसके आगे बता दो आपने सॉलिड वाटर के आगे क्या बोला था? The triple point of water is the single combination of temperature and pressure at which liquid water, gaseous water and solid water coexist in equilibrium. Coexist मतलब भाई साहब, तुम भी हो, मैं भी हूं, ये भी है, तुम भी हो, मैं भी हूं, ये भी है, और हम तीनों हैं, और हम तीनों रहेंगे और इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तुम 2 ग्राम, मैं 2 ग्राम, मैं ये भी 2 ग्राम, तो तीनों 2 ग्राम ही रहेंगे। लेकिन हो सकता है कोई 1.999 हो रहा हो, कोई 2.0001 हो रहा हो, लेकिन तीनों के बीच में कोई इक्विलिब्रियम का मतलब है उस टेम्परेचर और प्रेशर को अगर मेंटेन रखोगे तीनों रहेंगे, तो तीनों रहेंगे। इवन दो यू कैन अंडरस्टैंड आइस, भैया आइस है कि नहीं है? आइस तो होता ही है, 0.0001 डिग्री सेल्सियस पे आइस होगा। बट अगर तुम्हें मैं पूछूं प्रेशर 4.54 बहुत mmHg, बहुत ज्यादा प्रेशर या बहुत कम प्रेशर? बहुत कम प्रेशर, और बहुत कम प्रेशर में स्टीम बन जाती है, बहुत कम प्रेशर में स्टीम भी बन जाती है, और वो ये टेम्परेचर है। इसको बोलते हैं वैक्यूम बॉइलिंग। अगर आप किसी कंटेनर में वैक्यूम पैदा कर दें तो नॉर्मल होता है कि रूम टेम्परेचर पे कोई चीज बॉइल होना चालू हो जाए। याद रहेगा, याद रहना पड़ेगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो गूगल करके आना। गूगल पे तो आंसर मिलेगा नहीं वैसे, इसका मिल भी जाएगा तुम उसको, वो ये तुम्हारा वो उसका आंसर तुम जान नहीं पाओगे। क्वेश्चन ये है, कोशिश करना। व्हाई डू वी यूज प्रेशर कुकर्स फॉर कुकिंग? सोच के बोलना आंसर, ऐसे मत बोलना। जो अगर तुम इस समय कोई भी आंसर बताते हो तो मैं मान के चलूंगा कि वो गलत है। फिर से तुम घर जाओगे, अपनी रिसर्च करोगे, और परसों की क्लास में विल डिस्कस कि व्हाई डू वी यूज प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग।
what is the need of using a pressure cooker for cooking, why don't we use, और वो नीड मतलब उसके फायदे क्या हैं, प्रेशर कुकिंग करने से फायदे क्या हो जाते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है भाई? यस सर। नमस्ते सर। बाय सर। अरे प्लीज सर घोड़ा आ मार जाओ देंगे, तो। हवाई जहाज बना देंगे हम। आगे बढ़ो, टाइम हो गया क्या ज्यादा? 8 बज गया, मेरी घड़ी तो चल नहीं रही, चल तो रही है लेकिन सर उसमें क्लास तो है मेरी 8 55। सर 8 बज गए। कौन सी मेरी भी घड़ी? क्लास है 8 बजे कौन सी क्लास है बे 8 बजे? है एक। केमिस्ट्री की। चलो, नो डाउट, नो कमेंट्स, बाय बाय। नमस्ते सर। बाय सर। सर हाँ सर सर एक चीज पूछनी है सर, मतलब जैसे आपने बोला कि ट्रिपल पॉइंट में वो तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो सर वो मतलब दिखता कैसा होगा, मतलब फॉर्मेशन कैसी होगी उसकी? बेटा, ये दिखता कैसा होगा तू बोलेगी तो तू जब मान ले जैसे किसी कंट्री में ये पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, ये टेम्परेचर प्रेशर तूने मेंटेन कर दिया और तो देखा अरे साला ये तो आइस है, फिर एक सेकंड बाद देखा अरे ये तो स्टीम था, फिर एक सेकंड बाद ओ तो वाटर है। तीनों हैं, तीनों नहीं दिखाई देंगे, हर एक बार एक अलग ही दिख, तुम यू कैन अंडरस्टैंड कि वो तीनों फेज एक साथ घूम रहे हैं वहां पर। तुमने तीनों में से क्या देखा उस समय, वो बात हो जाएगी। हो सकता है तुम अगर क्लोजली मॉनिटर करो तो तीनों देख पा रहे हो एक ही साथ साथ। ठीक है? सर कोई सर भी जो एक फायर होता है मॉलिक्यूल, कोई भी एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उन तीनों में से एक स्टेट में होगा उस समय, वो ट्रिपल पॉइंट है। सर और जो फायर होता है वो कौन सी स्टेट में होता है बेटा? सर? जो आग होती है सर, आग उसकी कौन सी स्टेट होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, कौन सी होती है? मुझे नहीं पता, ये तो मुझे ये आग है, जलती हुई आग कौन स्टेट में होती है, अब मुझे नहीं पता, कोई और स्टेट होगा बेटा, फिजिक्स में तो नहीं पढ़ाया गया ये। गुड क्वेश्चन, बट अगर कोई पूछे व्हाट इज द स्टेट ऑफ आग, तो नहीं पता, मुझे नहीं पता। सर गैस ही तो। गैस तो नहीं होगी, गैस अगर ये बोल रही है जो फ्लेम जलती हुई दिखती है, ये पूछे ना बेटा अनन्या, यस सर। वो कौन सी अच्छा क्वेश्चन है यार, लेकिन गूगल करते हैं हम भी। सर ऐसा हो सकता है कि साइंस में आज तक इसकी रिसर्च ही ना हुई हो? ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है बेटा, ऐसा हो सकता है, बहुत सारी चीजें ग्रे एरियाज हैं, तभी पीएचडीज हो रही हैं, नहीं तो पीएचडीज ना होती, जैसे मैथ्स से पीएचडी शायद नहीं होती ना। यू डोंट गेट नोबेल प्राइज इन मैथ्स, बाय। सर हाँ, मेरा आईडी आप अभी दोगे, फिर मैं मैसेज। अभी ले ले बेटा, फिर कल हो ना हो, भाग्या है तुम लोग। सर फ्लेम तो एनर्जी होती है सर, वो तो मैटर ही नहीं होता। बेटा एक मिनट, आवाज नहीं आ रही, रुक सर जा। जल्दी देना। सर मैं कह रहा हूँ फ्लेम तो एनर्जी होती है, वो तो मैटर ही नहीं होता, उनका उसका क्या स्टेट? हाँ, वो तो एनर्जी, heat है। एनर्जी कोई मैटर थोड़ा ना है, तो उसका कोई स्टेट नहीं होगा, सही बोल रहा है। अरे नहीं, ये नहीं, ये बात कर रहे हैं फ्लेम जो है वो क्या होगा। सर गैस है, मेरी क्लास तो बोल कर जल्दी। लिया। हाँ नवनीत, तुम सर हाँ बेटा, सर अभी वो एक -40 डिग्री सेल्सियस बताया था, वो क्या बताया था मेरे को समझ नहीं आया। बेटा ये -40 डिग्री सेल्सियस मतलब जो -40 डिग्री सेल्सियस है वही -40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है, मतलब एट -40 डिग्री द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड कैलोरी इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल। ओके सर। बेटा वो ढूंढ रहा हूं, मैंने कहाँ रख दिया, लेकिन का चीज सर चिंता मेरा मत बोर्ड्स वाला है। है बेटा। मेरा मम्मी बोर्ड्स बेटा करवाया था ना मैंने। बताना, मैं फिर तेरा पासवर्ड और यूजर नेम भेज दूंगा तुझे। ठीक है सर, मैं 9 बजे बताऊं, मेरी क्लास है अभी हाँ, केमिस्ट्री 9 बजे की। फिर कौन सी क्लास है अब? आशवी मैम की बहन से पढ़ रही हूँ मैं अभी, अनवी दीदी से। हैं? अनवी दीदी से पढ़ रही हूँ मैं केमिस्ट्री। अच्छा, तो अश्विनी दीदी क्या कर रही है? अच्छा, अश्विनी दीदी, नहीं, आशवी दीदी की सिस्टर। अच्छा, कोई नहीं, वेरी गुड, चलो बाय। हाँ बाय सर। बाय, हाँ बेटा बोल। सर एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर में सोच रही थी, तब से 4 डिग्री सेल्सियस वाला मुझे याद नहीं आ रहा था। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है पता? सर वो फ्लूइड में पढ़ा था कि वुड जब उसमें रखी होती है एक्सपेंशन के लिए, तो 0 डिग्री से पहले 4 में पहले वो एक्सपैंड होती है, उसके बाद वो 4 डिग्री में कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर एक्सपैंड होना शुरू कर जाती है। हाँ।